दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल देव जी के ट्रिक में। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर एक हिंदी का बेहतरीन टेस्ट लगाने वाले हैं। यहाँ पर आपका पहला प्रश्न दिया गया है, प्रयत्न के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि है। यहाँ पर ला शब्द पूछा है। ला याद रखिए, जब ला बोलते हैं तो जीभ आपकी पीछे को मुड़ जाती है और आपके तालू को स्पर्श कर जाती है। ऐसे को पीछे को देखो, हमने बताया पीछे को जीभ मुड़ जाती है अर्थात पीछे अर्थात पार्श्विक। क्या बोलेंगे इसे? पार्श्विक व्यंजन बोलते हैं। ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा, पार्श्विक। ठीक है। वहीं पर अगर बात करें प्रकंपित, ऐसा बोलते हैं प्रकंपित, जिसे हम लोग लुंठित बोल देते हैं ना, तो लुंठित आपका होता है रा। याद रखिए, एक ही ऐसा व्यंजन है जो आपका पार्श्विक है और एक ही व्यंजन जो आपका है लुंठित, वो आपका रा है। 2 पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है कि निम्न में से कौन सा शब्द अमात्रिक है। कौन सा शब्द आपका है अमात्रिक है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, कलरव। ठीक है, अमात्रिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निम्न में से प्राण या महाप्राण वर्ग है। महाप्राण, देखिए महाप्राण क्या होते हैं? महाप्राण प्रत्येक वर्ग के द्वितीय व चतुर्थ तथा ऊष्म वर्ण सा ये आपके होते हैं महाप्राण। अभी यहाँ पर काफ़ी बच्चे वर्ग नहीं समझ पा रहे हो तो आपको बता दें, जैसे होता है का, खा, गा, घा और अंगा। ठीक है, ये का वर्ग है। यहाँ पर प्रत्येक वर्ग का द्वितीय और आपका चतुर्थ या कह सकते हैं सम स्थान जो होते हैं वो आपके महाप्राण में आते हैं। देख लीजिए, महाप्राण आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर? 3 का ऑप्शन। तो 3 का ऑप्शन आपका यहाँ पर था हो जाएगा। थोड़ा सा तो आपको देखना पड़ेगा वर्णमाला में, जवाब आपका हो जाएगा यहाँ पर था। ठीक है। और वहीं पर अगर बात करें अल्प प्राण, तो अल्प प्राण क्या हो जाएंगे? विषम स्थान वाले हो जाएंगे और अंतःस्थ वर्ण हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है कि हिंदी शब्दकोश में अंक और आहा किस वर्ण के साथ आता है। तो अंक और आहा किस वर्ण के साथ आता है? याद रखिएगा, अंक और आहा किस वर्ण के साथ आता है? तो ये आपके आते हैं, आपके इसमें आते हैं। ठीक है, आ वाले में आते हैं। बी नंबर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, जो कि हमेशा और हर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि छा वर्ण किसके योग से बना है। हमने बताया था कि 4 आपके संयुक्त व्यंजन होते हैं, उसमें से जो छा होता है, ये छा ये भी आप कह सकते हैं संयुक्त है। और कौन कौन से वर्णों से मिलकर बना हुआ है? तो यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा? 5 का। चलिए 5 का ऑप्शन राइट। यहाँ पर आपका जवाब ए नंबर हो जाएगा। का धन सा के योग से आपका छा बनता है। ठीक है, का धन सा के योग से आपका छा बनता है। त्रा की बात करें, त्रा एक होता है ना, कौन सा? ये वाला त्रा, ये आपका जो बनता है वो ता धन रा के योग से बनता है। ठीक है, एक ज्ञा होता है, ज्ञा जो बनता है वो जा धन इया के माध्यम से बनता है। और एक श्रा होता है जो परिश्रम वाला, ठीक है, वो आपका होता है सा धन रा से बनता है। ठीक है, चारों आपके हो गए। चलिए भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई बताइए। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई कौन सी है? तो यहाँ पर आपका सही जवाब 6 का क्या हो जाएगा? भाषा की जो सार्थक लघुत्तम इकाई होती है वो ध्वनि होती है। याद रखिएगा, ध्वनि। ठीक है, सी नंबर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा वर्ण अल्प प्राण व्यंजन है? इनमें से कौन सा वर्ण अल्प प्राण है? अभी हमने अल्प प्राण बताया था, जो विषम स्थान होते हैं 1, 3, 5 है ना। और 1, 3, 5 में जो आपको दिखाई देगा वो आपका देख सकते हैं चा वर्ग, जो कि पहला स्थान आपको आ गया है। ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है कि इनमें से कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है? स्पर्श व्यंजन नहीं है। स्पर्श व्यंजन नहीं है। स्पर्श व्यंजन होते क्या हैं? स्पर्श व्यंजन की संख्या आपकी 25 होती है, का से लेके माँ तक। ठीक है, स्पर्श व्यंजन में आते हैं। और यहाँ पर जो जवाब हो जाएगा 11 का ऑप्शन राइट, वो आपका डी हो जाएगा या। ये स्पर्श व्यंजन में नहीं आता है, यह अंतःस्थ व्यंजन में आता है। अंतःस्थ व्यंजन की संख्या 4 होती है, या, रा, ला, वा होती है। ठीक है, सभी लोग वीडियो को लाइक करिए, एक बार मजा आ जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि या, रा, ला, वा व्यंजनों को कहते हैं। इसका जवाब तो आपको अभी तुरंत हमने दिया है कि या, रा, ला, वा अर्थात ऐसे व्यंजन जिनको बोलने में पेट के अंदर से आते हुए शब्द प्रतीत होते हैं उनको अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। जवाब हो जाएगा बी नंबर यहाँ पर, अंतःस्थ व्यंजन। चलिए
बहुत अच्छे स्कोर है आप सब लोगों का। चलिए, निम्नलिखित में से दंतव्य वर्ण कौन है? दंतव्य वर्ण, यहाँ पर दंतव्य वर्ण पूछा गया है 10 नंबर में। और दंत अर्थात जो आपकी जीभ होती है वो दांत से स्पर्श करती है। ता, था, दा, धा, ता वर्ग वाले जितने भी होते हैं, ता, था, देखिए जीभ आपकी तालू की स्पर्श कर रही है, अर्थात आपका ता हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घा का उच्चारण स्थान कौन सा है? घा का उच्चारण स्थान, जो घा है, घा का उच्चारण स्थान आपका हो जाएगा कंठ हो जाएगा। ठीक है, कंठ हो जाएगा। का वर्ग बोलने में कंठ आपका ज़्यादा वाइब्रेट करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से अर्धस्वर कहलाता है? देख लीजिए कितना लाजवाब क्वेश्चन है, अर्धस्वर कहलाता है, अर्धस्वर। और याद रखिएगा जो अर्धस्वर है वो आपका कौन सा है? चलिए, यहां पर सही जवाब अर्धस्वर हो जाएगा ए नंबर आपका या। जो या है यह आपका क्या है? यह आपका अर्धस्वर में आता है। ठीक है, अर्धस्वर में आपका आता है जो आपका या है। ठीक है, और एक और होता है वा। ठीक है, या और वा ये दो आपके हैं जो अर्धस्वर कहलाते हैं। ठीक है, ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको अगला दिया गया है, जो कि अभी हमने थ्योरी आपको बताया था कि महाप्राण ध्वनियाँ व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित हैं? महाप्राण जो ध्वनियाँ होती हैं वो कौन कौन से स्थान पर आती हैं? अभी हमने डायरेक्ट आपको जवाब दिया था कि जो आपकी सम स्थान रखते हैं, अर्थात दूसरा और चौथा, सम स्थान में दूसरा और जो चौथा होता है वह महाप्राण कहलाता है। ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? ऊष्म व्यंजन उनको कहते हैं जिनको बोलने पर मुंह से ऊष्मा ज़्यादा निकलती है। अगर आप हथेली भी लगाएंगे अदर वर्ण की तुलना में उसमें ऊष्मा ज़्यादा निकलेगी। ऐसे वर्ण को बोलकर देखिए और जवाब आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा। सा और हा ये आपके ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का और आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला है कि हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाए उन वर्णों को क्या कहते हैं? सिर्फ श्वास का प्रयोग किया जाए, सिर्फ श्वास को प्रयोग करते हैं उन्हें हम लोग अघोष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उन्हें अघोष बोलते हैं। याद रखिएगा, सघोष और अघोष ये भी आपको पढ़ना होगा। ए नंबर आपको हो जाएगा अघोष। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि कौन सा वर्ण कंठ मतलब ओष्ठ नहीं है, सॉरी, कौन सा वर्ण ओष्ठ नहीं है? ओष्ठ कौन होते हैं आप समझिए, जिनको बोलने में दोनों ओठ आपस में स्पर्श करते हैं उनको ओष्ठ बोलते हैं। अब यहाँ पर ऐसा कौन सा वर्ण है जो ओष्ठ नहीं है? तो माँ, बा और आपका उ ये होते हैं, लेकिन आ जो है वो आपका ओष्ठ नहीं है। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला है, अल्प प्राण ध्वनियाँ के समूह कौन है? अल्प प्राण ध्वनि और अल्प प्राण ध्वनि जो अभी हमने बताया था, जो विषम स्थान होते हैं। विषम स्थान आपका कौन सा है यहाँ पर? तो देख सकते हैं जो चा, जा, या ये आपका विषम स्थान है। ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा। चलिए, वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता है, वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता है क्या? तो वर्ण का अर्थ रंग होता है, जाति होता है और अक्षर होता है, लेकिन आकाश नहीं होता है। जवाब आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन वर्ण घोष नहीं है? घोष नहीं है। ठीक है, घोष। अब यहाँ पर घोष और अघोष आपको पढ़ना पड़ेगा। जैसे कि अघोष जो होता है उस प्रत्येक वर्ग के प्रथम और द्वितीय वर्ण होते हैं, और सघोष जो होता है वो प्रत्येक वर्ग के तृतीय, चतुर्थ और पंचम वर्ण होते हैं। ठीक है, एवं सभी स्वर होते हैं वो सघोष में आते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपका जवाब 19 का हो जाएगा आपका बी नंबर। जो ता है, ता ये आपका घोष नहीं है, ये आपके सघोष में आता है। अभी हमने बताया था कि सघोष जो होते हैं वो प्रथम और द्वितीय होते हैं, तृतीय, चतुर्थ और पंचम वर्ण जो होते हैं वो आपके घोष ये कह सकते हैं सघोष में आते हैं। इस प्रकार से ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है यहाँ पर कि किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? तो अनुस्वार किसे कहते हैं? ये कहते हैं स्वर के बाद आने वाली नासिक ध्वनियाँ। स्वर के बाद आने वाली नासिक ध्वनियों को हम लोग अनुस्वार कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि किस शब्द में ऋषि स्वर नहीं है? किस शब्द में ऋषि स्वर नहीं है? कृपा, कृष्णा, दृष्टि। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है और लॉक करते हैं ऑप्शन डी को। यहाँ पर रिवाज में कोई भी प्रकार का ऋषि आपका नहीं है। चलिए, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? कंठ ध्वनियाँ अभी हमने आपको बताया था कि जिनको बोलने में कंठ आपका ज़्यादा वाइब्रेट करता है,
ज़्यादा वाइब्रेट करता है, अर्थात यहाँ पर देख सकते हैं का, खा, गा, घा जो भी है ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा। ओ औ किस प्रकार के वर्ण है? ओ औ, ओ और औ ये जो आपके वर्ण हैं ये आपके कंठोष्ठ में आते हैं। कंठ और ओठ, याद रखिए, कंठ और ओष्ठ से, कंठ मतलब का वर्ग और ओष्ठ मतलब पा वर्ग, तो ये दोनों को मिलाने से ही आपके बनते हैं कौन? आपके कंठोष्ठ बनते हैं ओ और औ। ठीक है, ऑप्शन आपका डी वहाँ पर हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से ओष्ठ ध्वनि नहीं है। ओष्ठ ध्वनि नहीं है। ओष्ठ हमने बताया था दोनों ओठ आपस में मिल जाएं, उन्हें ओष्ठ बोलते हैं, पा, फा, बा, भा में, है ना। और यहाँ पर ऑप्शन आपका ये हो जाएगा, चा में आपकी ओष्ठ ध्वनि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी की तालव्य ध्वनियाँ हैं। तालव्य अर्थात जिसमें से आपकी जीभ तालु को स्पर्श कर लेती है उसे हम लोग तालव्य ध्वनियाँ कहते हैं। और तालव्य ध्वनि यहाँ पर आपकी कौन सी है? तालव्य ध्वनि चा, छा, जा। देखिए बोलिए, चा, छा, जा, झा, जिसमें से आपकी जीभ तालु को स्पर्श करती है, तो ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि कौन सी ध्वनि अल्प प्राण है? कौन सी ध्वनि अल्प प्राण है? अल्प प्राण अभी हमने बताया था कि आपके विषम स्थान जो होते हैं, पहला, तीसरा और पांचवा, ठीक है, वो आपकी अल्प प्राण ध्वनि होती हैं, जो कि ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, डी नंबर आपका तावर, ये आपके अल्प प्राण में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी की स्पर्श, घोष, महाप्राण, दंत व्यंजन ध्वनि है। अर्थात ऐसा कौन सा वर्ण है जो स्पर्श व्यंजन भी हो, घोष भी हो, महाप्राण भी हो और दंत भी हो? दंत भी हो। दंत अभी हमने आपको बताया था, इससे एक पॉइंट आपको पकड़ लेना है, डायरेक्ट आंसर आपको मिल जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं जो आपका सी नंबर है ये, ठीक है। तो ये जो आपका है ये आपका स्पर्श व्यंजन में भी आता है, घोष में भी आता है, महाप्राण में भी आता है और दंत में तो है ही, है ना। दंत में तो देखो ये भी है, लेकिन ये रूल नहीं फॉलो हो रहे हैं, इस प्रकार से सी नंबर यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि हिंदी की स्पर्श, घोष, महाप्राण, ओष्ठ ध्वनि है। यहाँ पर स्पर्श घोष भी हो, स्पर्श हो, घोष भी हो, महाप्राण भी हो और ओष्ठ भी हो। यहाँ पर 28 का जवाब यहाँ पर सही हो जाएगा आपका कौन सा? तो ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा ए नंबर, जो भा है। भा ये स्पर्श में है, घोष में भी है, महाप्राण भी है और ओष्ठ भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वर संवृत स्वर है? संवृत अर्थात मुंह की आकृति के अनुसार मुंह कितना खुलता है, कितना नहीं खुलता है। तो स्वर जो संवृत स्वर है, संवृत स्वर, वो आपका है ई। ठीक है, कौन सा है? यहाँ पर सी नंबर ई हो जाएगा। अगर आपको नहीं पता है तो थोड़ी थ्योरी आप पढ़िएगा तो आपको जरूर यहाँ पर संवृत, अर्धसंवृत, विव्रत, ये लोग ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। अगला है हिंदी की बा ध्वनि है। हिंदी की बा ध्वनि जो आपकी है वो आप किस प्रकार की ध्वनि है? हिंदी की बा ध्वनि, और बा ध्वनि जो आपकी यहाँ पर हो जाएगी 30 को ऑप्शन राइट आपकी ये हो जाएगी ओष्ठ। ठीक है, अभी मैंने देखा ओष्ठ, अर्थात जब बोलोगे तो दोनों ओठ आपके स्पर्श हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है कि निम्नलिखित में से दंत ध्वनि है। दंत ध्वनि कौन सी है? दंत ध्वनि अर्थात जिसमें से जीभ और दांतों का स्पर्श हो, ता, था, दा, धा। यहाँ पर आपका सही जवाब सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित ध्वनियों में से कौन सी दंतोष्ठ है? दांत में भी हो और ओष्ठ से भी हो। ठीक है, दंत से भी हो और ओष्ठ से भी हो, वो आपकी ध्वनि कौन सी है? तो याद रखिएगा, दांत और ओष्ठ से बनने वाली ध्वनि आपकी निकलती है वा। ये बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही अच्छा प्रश्न आपका है। दंतोष्ठ में आपका आता है वा, आता है वा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वर्णों में से कौन सा मूर्धन्य ध्वनि का ध्वनियों का है यहाँ पर? अर्थात ऐसा कौन सा यहाँ पर ऑप्शन है जो मूर्धन्य? मूर्धन्य मतलब होता है जिसको बोलने में अगर थोड़ा सा रुक लिया जाए या समय दे दिया जाए तो उसमें से आपको मूर्छा आ जाएगी। अब मूर्छा आ जाएगी इसका मतलब ये हुआ जैसे आप बोलते हैं टा, ठा, डा, ढा, ये जो वर्ड हैं ये आपके मूर्धन्य में आते हैं। तो 33 का ऑप्शन राइट सही जवाब हो जाएगा, और टा, ठा, डा, ढा ये आपका हो जाएगा 33 का बी नंबर हो जाएगा मूर्धन्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है यहाँ पर सा ध्वनि का उच्चारण स्थान है। सा, जब सा बोलते हो तो काफ़ी तेज सिटकारी निकलती है, ऊष्मा निकलती है। तो ये उसमें तो है ही, साथ में ये क्या है? ये तालव्य भी है। ठीक है, ये आपके तालु में भी अर्थात चा वर्ग में भी इसे उठाकर रखा जाता है, साथ में उसमें भी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन पार्श्विक है?
देख लीजिए पार्श्विक व्यंजन आपसे आ गया है, जो कि आपकी इस टेस्ट सीरीज का यहाँ पर एक क्वेश्चन हमने बताया भी था, पार्श्विक कौन होता है, कौन सा होता है, अभी हमने बताया था जो ला है वो आपका पार्श्विक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है, कौन सा पश्च स्वर है, पश्च स्वर पूछा गया है 36 नंबर। यहाँ पर आ, देखिए आपकी जो जीभ है, जीभ में कुछ वर्ड आपकी जीभ के आगे से, जैसे ई छोटी बड़ी निकलती है ना, वो आपके कुछ जीभ के आगे से निकलते हैं। जैसे आपका छोटा होता है वो आपके कह सकते हैं बीच से निकलता है, और कुछ वर्ड आपके पीछे से निकलते हैं। यहाँ पर पश्च स्वर आपका कौन है, बड़ा है। ठीक है, अगला है भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है। भाषा की सबसे छोटी इकाई पूछा है, और भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ड होती है। ठीक है, वर्ड होती है, फिर ध्वनि होती है। इस प्रकार से डी नंबर वर्णमाला कहते हैं। किसे कहते हैं भाई, वर्णमाला। वर्णमाला अर्थात वर्णों की एक सामूहिक माला। वर्णों को अगर सुव्यवस्थित ढंग से पिरो दिया जाए, अर्थात वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निम्न में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं। कंठ ध्वनि अभी हमने आपको बताया था, कंठ से निकलने वाली, अर्थात का, खा। यहाँ पर ए नंबर आपका सही हो जाएगा। चलिए, अब तक आप लोगों को यहाँ पर लगभग देखा जाए तो इस चैप्टर को कंप्लीट हो चुका होगा। अब क्वेश्चन रिपीट होंगे, थोड़ी स्पीड में रहेंगे। एक बार आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, सभी लोग, सभी जितने लोग देख रहे हैं सभी लोग वीडियो लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास करिए। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर देखिए कि मूर्धन्य व्यंजन, अभी हमने आपको बताया था मूर्धन्य। मूर्धन्य में आपका टा, ठा, डा, ढा, ये आपका आता है ना। 40 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से अल्प प्राण कौन से हैं। अल्प प्राण, और अल्प प्राण जो विषम स्थान होते हैं, का, खा, गा, घा। देखिए का, खा, गा, देखो विषम स्थान मिल गया ना, इस प्रकार से बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से नासिक के व्यंजन कौन सा है। नासिक के व्यंजन उन्हें बोलते हैं जिनको बोलने से नाक और मुंह से दोनों से आपकी आवाज़ आती है। ठीक है, इन्हें पंचमा अक्षर भी कहा जाता है, और यहाँ पर 42 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, ये आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए ऐ वर्ण क्या कहलाते हैं। ए ऐ, जो ए ऐ हैं ये वर्ण जो होते हैं इनको क्या कहते हैं। इनको कंठ है और तालव्य, अर्थात ये कंठ से भी निकलते हैं और तालु से भी निकलते हैं। याद रखिए, कंठ के अंतर्गत भी रखते हैं अर्थात का वर्ग में, और तालव्य अर्थात चा वर्ग में भी रखते हैं, अर्थात कंठ तालव्य के अंतर्गत आते हैं आपके ए और ऐ। ठीक है, सबको पसंद आ रहा होगा, हमें पता है कि सबको ये चैप्टर आता भी है, और जिनको नहीं भी आता है उनको भी यहाँ पर कंप्लीट हो रहा होगा। चलिए, हिंदी वर्णमाला में अयोग्यवाह वर्ण कौन से हैं। अयोग्यवाह, और अयोग्यवाह वर्ण जो होते हैं अंक और आहा होते हैं। इनका आपके वर्णमाला में बोलने के आधार पर प्रयोग नहीं होता, लेकिन लिखने के आधार पर, लेख के आधार पर इनका प्रयोग हम लोग करते हैं। इस प्रकार से ऑप्शन राइट आपका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, निम्न में बताइए कि किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है। द्वित्व व्यंजन होता है कि कोई भी शब्द अगर दोहरा जाए, देख सकते हैं यहाँ पर दोहरा शब्द आपको जो है वो ये आपको दिख रहा है, ला और फिर से आपका ला, अर्थात द्वित्व व्यंजन आपको दिल्ली में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सा, सा और हा जो व्यंजन है वो आपके कौन से हैं। अभी हमने बताया था सा बोलने में ऊष्मा मिलती है, ऊष्मा निकलती है, और ऊष्मा जो निकलती है उनको हम लोग ऊष्म व्यंजन बोलते हैं। ठीक है, 46 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। आपका ऊष्म तो है नहीं, और ऊष्म को ही हम लोग संघर्षी भी बोलते हैं। ठीक है, याद रखिए, ऊष्म को संघर्षी भी बोलते हैं। ऑप्शन राइट आपके यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से बताइए कि नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं। नवीन विकसित ध्वनियाँ, और नवीन विकसित ध्वनियाँ जो आपकी हैं वो आपकी कौन सी हैं, खा और गा। रट लीजिएगा, खा और गा, ये आपकी जैसे गजल होता है ना, ऐसे शब्द होते हैं जो आपकी नवीन विकसित ध्वनियाँ हैं, जो कि अरबी फारसी वर्णों से निकल कर आपके हिंदी वर्णमाला में आई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है। कौन सा घोष वर्ण है। घोष और सघोष दोनों ही एक हैं, अघोष आपको कह सकते हैं अलग है। यहाँ पर देख सकते हैं माँ जो आपका है ये आपके कौन से वर्ड में आता है, पंचम में आता है। और घोष या सघोष हमने बताया था कि तृतीय, चतुर्थ और पंचम वर्ड होते हैं वो आपके घोष होते हैं। यहाँ पर सी नंबर हो जाएगा। अगला है, कौन सा अमानक वर्ण है। कौन सा अमानक वर्ण है, 49 नंबर। तो याद रखिएगा, अमानक वर्ण यहाँ पर आप लोगों ने स्टार्टिंग में देखा होगा, जब कभी भा बना करता था, कुछ इस प्रकार से भा बनता था पहले, है ना। तो ये जो आपका भा है ये अमानक वर्ण है।
ठीक है, याद रखिए सी नंबर अमानक वर्ड। इसको वर्डों में नहीं रखा गया था, लेकिन यहाँ पर बाद में इसको वर्ड में रखा गया। आप लोगों ने देखा होगा कुछ इस प्रकार से भा बना हुआ आपको पहले दिखा करता था, वो वाला उस प्रकार से आपका ही ये वाला। ठीक है, नेट में डालिए, आपको अच्छा दिख जाएगा अमानक वर्ण क्या होता है। चलिए, का, गा, जा, फा ध्वनियाँ किसकी हैं? अभी नवीन विकसित ध्वनि है। साथ में अभी बताया था अरबी फारसी जो ध्वनि होती हैं वो आती हैं, बी नंबर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? हिंदी में आपके मूलतः वर्णों की संख्या जो है वो आपकी कितनी है? तो आपकी बताई गई हैं आपको 52। ठीक है, 52 होती हैं, आप देखिएगा। चलिए, कि छा ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? छा ध्वनि अब आपको हमने बताया था निकाल कर, छा जो आपका बनता है वो किस प्रकार से बनता है और ये किसके अंतर्गत आता है? ये संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आता है। ठीक है, सी नंबर हो जाएगा संयुक्त वर्ण। हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? छा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो ये आता है का के बाद। छा अभी हमने बताया था का, धन, सा बताया था आपको इस प्रकार। तो इस प्रकार छा का जो क्रम आता है सबसे पहले का आता है, का के बाद ही आएगा, अर्थात एक आपका हो जाएगा का के। ठीक है, अगला है ज्ञा वर्ण किन वर्णों के संयोग से बनता है? ज्या या कह सकते हैं ज्ञा। ज्या बोलोगे तो आसानी हो जाएगी, ज्या, जा धन या सिंपल से निकाला के आता है। यहाँ पर जब भी आपको कभी भी ज्ञा आए उसको ज्या बोला करिए, तो दो शब्द आपके यहाँ पर याद हो जाएंगे। ठीक है, बी नंबर आपका हो जाएगा। अगला है अघोष वर्ण कौन सा है? अघोष वर्ण कौन सा है? अघोष अभी हमने बताया था पहला और दूसरा वर्ण। यहाँ पर 55 का जवाब, यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा डी नंबर, सा आपका हो जाएगा। अगला है घा का उच्चारण स्थान कौन सा है? घा का उच्चारण स्थान, और घा का उच्चारण स्थान आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? कंठ से हो जाएगा, बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? देख सकते हैं संयुक्त व्यंजन आपका कौन सा हो जाएगा? तो ये तो तीनों यहाँ पर देख सकते हैं, ये तो आपको हैं लेकिन मतलब नहीं है। यहाँ पर जो संयुक्त व्यंजन आपका ज्या था वही है ना आपका, बी नंबर आपका हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है? दंत नहीं है, ता, था, दा, धा, ना। तो यहाँ पर ता, था, दा, धा, ना है, लेकिन टा नहीं है। टा आपके आता है मूर्धन्य में आता है, इस प्रकार से सही जवाब आपका डी हो जाएगा। अगला है जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं? याद रखिए, जिन शब्दों के अंत में आ आता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हम लोग बोलते हैं अकरांत। क्या बोलते हैं? अकरांत बोलते हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि छा वर्ण किसके योग से? हमेशा क्वेश्चन पूछा गया है इस बार, इसलिए ये रिपीट भी हो रहा है। तो छा वर्ण जो बनता है वो आपके बनता है का, धन, सा। ऑप्शन आपका यहाँ पर ये हो जाएगा। ठीक है, का, धन, सा। अगला है हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है? हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है? जब भी ये प्रश्न आए तो इसका जवाब आप लगाइएगा 11। ठीक है, ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन स्वर नहीं है? कौन स्वर नहीं है? स्वर नहीं है, देख सकते हैं। तो ये भी है, ये भी है, ये भी, लेकिन ये आपका इसमें नहीं है। ठीक है, चलिए अगला है निम्नलिखित में से कौन टा वर्ग नहीं है? टा वर्ग नहीं है, 63 नंबर। और टा वर्ग नहीं है तो जवाब आपका यहाँ पर टा, टा, डा अर्थात घा नंबर, ये आपका कंठ में आता है, डी नंबर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या बताइए, 64 नंबर। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। चलिए पहला प्रश्न हमसे पूछा है निम्नलिखित में से उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण चुनिए। उत्प्रेक्षा अलंकार, देखिए भाई उत्प्रेक्षा अलंकार आपसे पूछा है तो कुछ हमने आपको पहचान बताया था कि बहुत कठिन नहीं होते हैं, लेकिन अगर थोड़ी सी पहचान अगर आपको पता है तो आप आसानी से दे सकते हैं, है ना। तो देखो काले घटा का घमंड घटा, तो ये घटा वाला ये तो आपका होगा नहीं। फिर दिया है मानो घर ना हो कोई चिड़िया घर हो, इसका मतलब कह सकते हैं मानो शब्द आपको दिया है, मानो शब्द, अर्थात यहीं से आपको पता चल गया कि इसका राइट आंसर आपका बनेगा कौन सा, यहाँ पर आपका बी हो जाएगा, मानो शब्द लगा है। ठीक है, तो 1 का जवाब कौन सा आएगा? 1 का जवाब बिल्कुल सही है, काफ़ी लोगों के जवाब आ चुके हैं। ऑप्शन ए पर आपका हो जाएगा कौन सा, बी आपका हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए और अगला प्रश्न आपका है आधा तीतर आधा बटेर होने का अर्थ बताइए। आधा तीतर आधा बटेर, इसको भी हमने काफ़ी अच्छी तरीके से बताया है। आधा तीतर आधा बटेर मतलब कह सकते हैं जो तीतर होता है बटेर होते हैं एक ही प्रजाति के होते हैं लेकिन इनका आकार छोटा होता है ना। बेमेल ढंग, है ना, या बेढंगा होना, ऑप्शन आपका हो जाएगा कौन सा, बी नंबर बिल्कुल सही है। जिसका ऑप्शन बी आ रहा है बिल्कुल सही है, बेमेल या बेढंगा होना, ऑप्शन बी बनेगा। अगला प्रश्न आपका दिया है पैसे से ही आदमी की इज्जत है,
के लिए निम्नलिखित में से उचित लोकोक्ति का यहाँ पर चयन करना है। चलिए, बहुत अच्छे। पैसे से ही आदमी की इज्जत होती है, बिल्कुल सही बात है। और यहाँ पर देखिए कौन सा आपका हो जाएगा 3 नंबर में, तो यहाँ पर होता है जर है तो नर नहीं तो खंडहर, है ना। जर है तो नर नहीं तो खंडहर, हमने आपको बताया है। पैसे हैं तो बीबी होगी, पैसा नहीं है तो बीबी भी नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप जैसे अमीर व्यक्ति की बीबी उनको पद से हटने के बाद उन्होंने उनको तलाक, है ना। सुना है कि नहीं सुना है? सुना है ना। तो वही चीज़ हम देखो उदाहरण ऐसा बताते हैं जो आपको हमेशा याद रहे। तो यहाँ पर जर है तो नर नहीं तो खंडहर, है ना, इसलिए पैसा अनिवार्य होता है। यहाँ पर आपका डी हो जाएगा। अगला पूछा गया है, देखिए ज़रूरी नहीं कि जॉब ही पाइए, है ना, लेकिन पैसा अनिवार्य होता है। अपने पढ़ाई का प्रयोग कहीं ना कहीं आप कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, निम्न वाक्यों में से विशेषण संबंधी वाक्य चुनिए। विशेषण संबंधी वाक्य चुनना है, ठीक है। कह रहा है राम अच्छा गाती है, रमा है, रमा अच्छा गाती है, आज वर्षा अधिक हुई, सुनैना अच्छा चित्र बनाती है, धीरे धीरे बोलो। तो यहाँ पर देखो रमा अच्छा, ये भी तो सही है। आज वर्षा अधिक हुई, अधिक यहाँ पर कह सकते हैं कम ज़्यादा अधिक हो गई। सुनैना अच्छा चित्र बनाती है, यहाँ पर तीनों में आपके विशेषण है। यहाँ पर कह सकते हैं त्रुटि, यहाँ पर ये होना चाहिए कि विशेषण संबंधी यहाँ पर त्रुटि है ना, ऐसा आपको होना चाहिए था, क्योंकि धीरे धीरे यहाँ पर आपका कोई विशेषण नहीं है। इसमें जो आपका है वो क्रिया विशेषण है, इसमें क्रिया विशेषण है, मतलब कह सकते हैं यहाँ पर नहीं शब्द का प्रयोग कर दिए होते तो इसका जवाब हम डी सही कर सकते हैं। इसमें शायद थोड़ी सी प्रश्न में आपकी त्रुटि है, ठीक है। इसका जवाब आपका डी हो जाएगा, नहीं लगाकर। अगला दिया है विकल्प जो दिए गए हैं, दिशा का बहुवचन। दिशा का बहुवचन क्या होता है? दिशा का बहुवचन क्या होता है भाई? तो दिशा का बहुवचन होता है क्या? फटाफट जवाब दीजिए। दिशा का बहुवचन दिशाएं होता है, ठीक है। ऑप्शन आपका सी बनेगा, दिशाएं हो जाएगा। सी नंबर क्लियर है। अगला दिया है आषाढ़ का एक दिन किसकी रचना है? आषाढ़ का एक दिन किसकी रचना है? हमने आपको बताया था आषाढ़ के दिन एक यात्रा वृत्त है, जो कि आपके कौन थे? आपके मोहन राकेश, जिसका जवाब डी आ रहा है, बिल्कुल सही है, मोहन राकेश हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अनुचित जोड़े को छांटना है। कह रहा है डंके की चोट पर, स्पष्ट शब्दों में, जहर के पुड़िया धोखेबाज, ये भी सही है। ढेर करना हरा देना, ये भी सही है। तूती बोलना, विरक्त होना। तो भाई तूती बोलना, ये तो आपका देखिए विरक्त होना ये मेल नहीं खा रहा है। तूती बोलना, है ना, बोलते हैं ना, कोई अगर किसी के पास कुछ मिल जाता है तो बोलते तूती बोलना, बहुत बढ़ा, मतलब बहुत बढ़ा चढ़ाकर बोलते हैं, ऐसे होते हैं ना। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि विरक्त होना, ये इसका आशय। अगला दिया है दूर दूर तक विस्तृत था हिम, स्तब्ध उसी के हृदय समान, में कौन सा अलंकार है? 9 नंबर आपको जवाब देना है। तो यहाँ पर देखो समान, है ना, समान शब्द आपको दिया गया है। समान शब्द आपको दिया, दूर दूर विस्तृत था हिम, स्तब्ध उसी के हृदय समान, मतलब हृदय की समानता दिया गया है। यहाँ पर आपका जवाब कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर आपका डी उपमा अलंकार हो जाएगा, ठीक है, उपमा अलंकार। अगला दिया है विलोम शब्दों के अनुचित जोड़े को पहचानना है। अनुचित जोड़े आप बताना है। पहला दिया है लभ्य का अलभ्य दिया है, शेष का शेष दिया है, शिष्ट का परशिष्ट दिया है। ये तो गलत हो गया भाई, ये गलत हो गया। क्यों? शिष्ट का परशिष्ट नहीं होता है, शिष्ट का अशिष्ट होता है, ये आपका गलत हो गया। शीर से कत्ल होता है, सी नंबर आपका गलत हो जाएगा। अगला दिया है निज उन्नति यह है सबके मूल, मतलब यहाँ पर कौन सा भर दिया जाए, ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाएगा। तो देखो निज भाषा उन्नति यह है सब उन्नति के मूल, है ना, ये तो पढ़ा है आपने, ये पंक्ति आपने पढ़ा है भारतेंद्र हरिश्चंद्र की। निज भाषा उन्नति यह है सब उन्नति को मूल, ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। अगला दिया गया है पानी शब्द का वचन क्या है? पानी जो आपका है क्या है? पानी क्या है? तो याद रखिए पानी जो है या मटेरियल नाउन जो भी होता है हमेशा एक वचन ही होता है, मतलब कह सकते हैं इसका राइट आंसर कौन लगाएंगे? ए नंबर, सदा एक वचन लगा दीजिएगा, ठीक है। अगला दिया गया है निम्नलिखित में से समानार्थी शब्द कौन सा जोड़ा सही नहीं है? समानार्थी मतलब एक दूसरे के समान आपके हों, देखते हैं कौन सा आपका हो जाएगा। तो देखो दांत का होता है, दांत हो गया, रदन हो गया, है ना, झंडा पताका हो गया, कमल अम्ब और आपका दिया है। देखो कमल वाला जो आपका अम्ब दिया है आपका गलत हो जाएगा। सी नंबर, ये आपका जोड़ा सही नहीं है, अदर आपके सही हैं, ठीक है। अगला दिया है निम्न शब्दों में से सही का चयन करना है। कह रहा है मृदुल, मृदुल, यहाँ पर मधुर और आपका ये, मतलब कह सकते हैं 14 वाले में देखो जो मधुर तो गलत है, इसका मतलब है ए नंबर आपका हो जाएगा मृदुल, इस प्रकार से हो जाएगा मृदुल, ठीक है। क्लियर है ना? क्लियर है। चलिए अगला दिया गया है प्रधानमंत्री बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करेंगे, वाक्य में कौन सा काल है? करेंगे, क्या करेंगे? दौरा करेंगे, मतलब कह सकते हैं कि यहाँ पर भूत तो आपका है नहीं है,
फिर संभाव्य दिया है, सामान्य वर्तमान तो होगा नहीं, करेंगे क्यों, तो मतलब हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा सामान्य भविष्यकाल। ठीक है, सामान्य भविष्यकाल 15 का ऑप्शन आपका बनेगा ए नंबर। अगला दिया है भारत भारती पुरस्कार इनमें से किसको सबसे पहले दिया गया। भारत भारती पुरस्कार इनमें से सबसे पहले जो दिया गया किसे दिया गया था, याद रखिएगा महादेवी वर्मा। ठीक है, महादेवी वर्मा है। यहाँ पर ऑप्शन राइट आपका कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर महादेवी वर्मा हो जाएगा। महादेवी वर्मा को भारत भारती पुरस्कार, ठीक है, सबसे पहले दिया गया। ऑप्शन राइट आपको हो जाएगा कौन सा, डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है नवीनतम शब्द का समानार्थी इनमें से कौन सा है। नवीनतम, नवीनतम शब्द का समानार्थी, यहाँ पर देखिए नवीनतम का मतलब होता है यहाँ पर ग्रह है, नया चांद है, जल है, नहीं। ऑप्शन सी हो जाएगा ताज़ा मक्खन हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, सी नंबर ताज़ा मक्खन हो जाएगा। अगला दिया है निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। अशुद्ध वाक्य का चयन करना है 18 नंबर में। देखिए भाई 18 नंबर में अशुद्ध वाक्य से पूछा गया है। यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, देखिए वे भारत के भावी प्रधानमंत्री हैं, वह दंड देने के योग्य। देखो ये आपको हमेशा प्रश्न मिलता होगा, वह दंड देने योग्य है ना, वो दंड के योग्य है। क्या होता है, वह दंड के योग्य है। मतलब कह सकते हैं कि यहाँ पर गलती कहाँ पर है, बी नंबर आपका हो जाएगा। अगला दिया है एक रम्य उपवन था, नंदन वंशा सुंदर, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। कई बार हमने आपको बताया भी है। देखो यहाँ पर आपको सा शब्द दिया है, सा से ही पहचान आप कर सकते हैं कि सा जो होता है सा सम सी सारी सी हमने बताया है, तो ये आपको होते हैं उपमा अलंकार में। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ठीक है, अगला दिया गया है हनुमान ने संजीवनी बूटी से लक्ष्मण के होश लाए, वाक्य में की गई त्रुटि का यहाँ पर बताना है। हनुमान ने संजीवनी बूटी से लक्ष्मण को होश लाए, है ना। मतलब कह सकते हैं यहाँ पर जो गलती है वो आपकी कहाँ पर है, तो कारक संबंधी आपकी गलती है। क्या है, कारक संबंधी आपका गलती हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला दिया है दिए गए वाक्यों में से सही वाक्य आपको बताना है। 21 नंबर सही वाक्य आपको कौन सा हो जाएगा। कह रहा है उनका अंग अंग काटा गया, उसका अंग अंग काटा गया, उसका, है ना, उसका अंग अंग काटा गया। यहाँ पर लगाना चाहिए ऑप्शन बी, तो 21 का ऑप्शन आपका बनेगा उसका अंग अंग काटा गया। क्लियर है, क्लियर है। चलिए देखो गयो शब्द होता नहीं है ना, इस कारण से आपका हो जाएगा बी नंबर। अगला दिया गया है कह रहा आपसे स्त्रीलिंग, विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है। विद्वान का स्त्रीलिंग क्या होता है भाई, तो विद्वान का होता है विदुषी, है ना, बिल्कुल सही है। काफ़ी लोगों के जवाब जी बिल्कुल सही है। विद्वान का होता है विदुषी, होता है बी नंबर। अगला दिया है विप्सा अलंकार को दूसरे किस नाम से जाना जाता है। विप्सा अलंकार, हमने आपको अलंकार का वीडियो बताया था, वहाँ पर इस पॉइंट पर फोकस भी किया था। विप्सा अलंकार का जो दूसरा नाम होता है क्या होता है भाई, तो देखिए ऑप्शन राइट यहाँ पर होता है पुनरुक्ति प्रकाश। क्या होता है, पुनरुक्ति प्रकाश होता है। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए मधुशाला किसके द्वारा रचित है। इस प्रश्न को भी आपने कई बार पढ़ा है। मधुशाला, मधु कलश आपने ढेरों पढ़े होंगे, है ना। तो यहाँ पर आपका हरिवंश राय बच्चन, और इनको 1955 में पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार इन्हीं को ही दिया गया था, जो कि जेल वार्डन में क्वेश्चन आपका आया था, है ना। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, हरिवंश राय बच्चन। अगला है दिए गए वाक्यों में से सही वाक्य आपको बताना है। कह रहा है यद्यपि वह बीमार है तद्यपि वह मेले में गया। तो भाई यहाँ पर 25 वाले में देखेंगे यद्यपि और तद्यपि, है ना, यद्यपि और तद्यपि बिल्कुल सही होता है। मतलब ये मैच आपको देखना होता है और कुछ नहीं देखना है। ठीक है, अदर देखो यद्यपि दिया है, फिर यहाँ पर गलत है ना। यद्यपि के साथ हमेशा तद्यपि होता है। ऑप्शन ए आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपका दिया गया है रौघड़ी बोली कहाँ बोली जाती है। रौघड़ी बोली कहाँ बोली जाती है, इस प्रश्न का जवाब आपको देना है। ठीक है, रौघड़ी बोली कहाँ बोली जाती है, इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा ऑफलाइन। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर ये क्वेश्चन आपके हुए। ठीक है ना, पसंद आया तो वीडियो को लाइक भी करिएगा, और डेली क्लासें आपकी होती हैं। धन्यवाद, राधे राधे।